हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में जो आपका चौथा चैप्टर है उसमें अध्ययन करेंगे। चौथे चैप्टर का नाम क्या है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जो पिछले लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने उन लेक्चर्स में हम लोगों ने जो आपके संकेत हैं तत्वों के, सूत्रों को के बारे में, यौगिकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग आए हुए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मूलक, यौगिकों का सूत्र कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मूलक क्या होता है? मूलक दैट इज रेडिकल। रेडिकल, तो रेडिकल क्या होते हैं? ऐसे रेडिकल या मूलक वे परमाणु समूह जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? स्वतंत्र परमाणु की भांति भाग लेते हैं। क्या कहलाते हैं? मूलक कहलाते हैं या फिर रेडिकल कहलाते हैं। अब रेडिकल के बारे में अगर हम लोग जानें तो मूलक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन मूलक और एज वेल एज ऋण मूलक। ठीक है, एक उदाहरण से इन चीज़ों को समझते हैं कि धन मूलक और ऋण मूलक क्या होते हैं। एक उदाहरण आपके पास है, मैं प्रपोज कर रहा हूँ एक उदाहरण NaCl। इस फार्मूले को आप लोग जानते होंगे, किस यौगिक का फार्मूला है? सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है यह किस अपक्रिया के पश्चात प्राप्त हुआ होगा? कोई लवण है, किस अपक्रिया के पश्चात प्राप्त हुआ होगा? NaOH और HCl। NaOH क्षारक है और HCl क्या है? अम्ल है। सामान्य परिभाषा की, अगर अम्ल की सामान्य परिभाषा की बात करें तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और अम्ल क्षार की आपस की अभिक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसके पश्चात बनता क्या है? NaCl + H2O। ठीक है, NaCl, ध्यान देने वाली बात है, NaCl और H2O। तो NaCl को जब जल में घोलेंगे, ठीक है, NaCl को जल में घोलेंगे तो जिन कंपाउंड्स या जिन मूलकों से मिलकर के आपका ये लवण बना हुआ है उनमें क्या हो जाता है? पुनः वियोजित हो जाता है। एक पात्र ले लें जिसमें जल भरा हुआ है और उसमें NaCl मिला लें तो NaCl का क्या हो जाता है? क्योंकि यह वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अपने मोलकों में वियोजित हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड लगा लें, कैथोड और एनोड। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपने मूलकों में वियोजित हो जाएगा, Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। ठीक है, मूलक की बात कर रहे हैं, ध्यान देना है, मूलक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो Na+ है ये जो कैथोड होता है बेटा, इसको ऋणोद भी बोलते हैं हिंदी में, और एनोड को क्या बोलते हैं? धनोद। कैथोड को ऋणोद क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर ऋणावेश की मात्रा खूब ढेर सारी होती है, और जो धनावेश होता है उसकी मात्रा धनोद पर खूब सारी होती है। तो फिर NaCl टूटने पर Na+ क्यों बना और Cl- क्यों बना? तो आइए देखते हैं, फटाफट से देख लें। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 11 है। ठीक है, तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, परमाणु क्रमांक 11 है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसी प्रकार Cl का है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5।
तो अगर संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें होता ये है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उस पदार्थ, उस परमाणु की संयोजकता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर बाह्यतम कोश सोडियम के केस में क्या है, तीसरा कोश जो है वो बाह्यतम कोश है, और जो S है वो उपकोश है, S उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्लोरीन के केस में तीसरा जो कोश है, थर्ड, वो आपका बाह्यतम कोश है और 2 उपकोश हैं S और P। तो तीसरे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 7, और यहाँ पर कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक का संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में, कि होता क्या है कि कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु का किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वह अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने नज़दीकी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक, नज़दीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि अगर यह इलेक्ट्रॉन गेन करने चलेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा टफ होगा, ज़्यादा कठिन होगा। तो यह क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। और इसी तरीके से क्लोरीन के पास देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 7 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, प्राप्त कर ले। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, कहाँ से, सोडियम से क्लोरीन को, और क्या बन जाता है, NaCl। तो NaCl किस तरीके से बना था, सोडियम के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, क्लोरीन के पास, जिसके पास की 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन किसका वाला, सोडियम वाला हो गया, और इन दोनों के बीच क्या बन गया, बॉन्डिंग बन गई। इलेक्ट्रॉन त्याग करके, सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्लोरीन द्वारा इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन गई है, बॉन्डिंग बन गई। अब जब कभी भी किसी भी प्रोसेस द्वारा यह बंध टूटेगा, तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले लेसन में पढ़ेंगे, जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण है वहाँ पर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की अधिक है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो जिस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने डोनेट किया था वह पुनः वापस नहीं पाता है, तो बंद किया जाता है Na+। प्लस चार्ज कैसे आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था जिसको कि वापस नहीं प्राप्त कर पाया, तो प्रोटॉन की एक संख्या अधिक होने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, एक धनावेश आ जाएगा। और फिर क्लोरीन का क्या रहेगा, इसके पास तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन किसका वाला है, सोडियम वाला है, तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के नाते एक ऋणावेश आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग के पश्चात Na+ और Cl- बनाया गया। अब देखिए जो कैथोड है उस पर ऋणावेशों की अधिकता है, तो इनमें से कौन सा वाला मूलक ऋणोद पर यानी कैथोड पर जाएगा, जिसके पास की इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी किसके पास है, Na+ के पास है, तो Na+ फटाफट से किधर जाता है, कैथोड पर। अब देखिए हम लोग धन मूलक किसे कहते हैं, धन मूलक किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस के पश्चात वह मूलक जो वैद्युत अपघटन के पश्चात कैथोड पर मुक्त होता है। मूलक जो वैद्युत अपघटन के पश्चात कैथोड यानी ऋणोद पर मुक्त होता है, वह क्या कहलाता है, धन मूलक कहलाता है। तो इस केस में धन मूलक क्या हुआ, Na+। और दूसरे को देख ले, यहाँ पर जो एनोड है, धनोद है, उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, धनावेश की अधिकता है, तो Cl- कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। अब यहाँ से हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं कि जो ऋण मूलक होता है वह क्या है, ऋण मूलक के बारे में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के पश्चात वह मूलक जो एनोड पर मुक्त होता है वह क्या कहलाता है, धन मूलक कहलाता है। बात समझ में आ रही ना, धन मूलक कौन है, जो इलेक्ट्रोलिसिस के पश्चात एनोड पर मुक्त हो रहा है, राइट। अब देखिए Cl- एनोड पर मुक्त होकर के क्या बना लेगा, Cl उदासीन क्लोरीन परमाणु बना लेगा। और क्लोरीन एक ही क्लोरीन तो मुक्त नहीं हो रहा है, ढेर सारे क्लोरीन मुक्त होंगे, तो Cl और Cl मिल करके क्या बना लेंगे, आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा क्लोरीन का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्लोरीन का निर्माण कर लेंगे। तो हम लोगों को पता चला कि धन मूलक क्या है और ऋण मूलक क्या है। लवण के वैद्युत अपघटन के पश्चात जो कैथोड पर मुक्त होने वाला पार्ट है वह धन मूलक है, और जो एनोड पर मुक्त होने वाला पार्ट है वो क्या है, ऋण मूलक है, राइट। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे मूलकों के, धन मूलक, ऋण मूलक
या फिर एक संयोजी द्विसंयोजी मूलकों को देखेंगे तो एक एक करके कुछ उदाहरण देख लें। वैसे तो पीडीएफ में हम लोगों ने पहले भी आपको प्रोवाइड कराया था, लेकिन यहाँ पर देखते हैं एक संयोजी मूलक का कुछ उदाहरण देखें। आपके पास Na+ है, सोडियम जो धनायन बनाया हुआ है, धन मूलक है, K+, Ag+, ठीक है, सिल्वर का, Cu+, Hg+, Cl-, ये भी एक संयोजी मूलक है लेकिन कैसा है, ऋण मूलक है, ठीक है, Br-, I-, H+। हम लोगों ने देखा था कि जो अम्ल होता था, अम्ल की सामान्य परिभाषा की बात कर रहे थे, तो जल में घुल करके H+ आयन देने वाला जो कंपाउंड होता था वह क्या कहलाता था, अम्ल कहलाता था। तो जो H+ है उसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं। क्या, प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन के प्रोटियम जो आपका आइसोटोप होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, प्रोटॉन बचा, और उस प्रोटॉन को हम लोग H+ भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन दोनों कह सकते हैं। तो H+ हो गया। H- भी बनता है जब कभी भी हाइड्रोजन किसी आपके मेटल से संयोग करेगा। तो NaH का उदाहरण देखिए, NaH के केस में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो H- बनता है और Na+ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर H-, फिर NH4 प्लस ClO3-, ClO3- क्या है, क्लोरेट है, क्लोरेट, ठीक है। NO3-, ये क्या है, नाइट्रेट है, क्या बेटा, नाइट्रेट। OH-, हाइड्रोक्साइड आयन, जो क्षारक के जल में घुल करके OH- आयन जो देता था, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन है। अब द्विसंयोजक की अगर बात कर लें हम लोग, कुछ द्विसंयोजक का उदाहरण देख लें, द्विसंयोजी मूलक, तो उसमें आपका हो जाएगा Sn++, स्टेनस का, Fe++, ठीक है, फर्दर Zn++, Hg++, Ca++, Ba++, बैरियम का, Pb2+ चार्ज, ठीक है, S-, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, S-, क्या है, सल्फाइड मूलक है, राइट। और आपका SO3- जो है, डबल माइनस चार्ज, SO3-, ये सल्फाइट है, क्या है, सल्फाइट। S-, सल्फाइड था, जैसे H2S यौगिक है तो उससे जो S-, मिलेगा वो सल्फाइड है। SO3-, सल्फाइट है। SO4-, सल्फेट है, H2SO4, ठीक है। H2SO4 से जो SO4-, निकलता है वो क्या है, सल्फेट है। और CO3-, कार्बोनेट है, CaCO3, Ca++ और CO3-। इसको मिटा सकते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर त्रिसंयोजक की बात कर लें, जो आपका त्रिसंयोजक मूलक है, त्रिसंयोजी मूलक, कुछ उदाहरण उसका देख लें हम लोग। आपके पास Fe++ है, क्योंकि Fe++ भी बनाता है, डबल+ ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है और ट्रिपल+ में भी रहता है, ठीक है। तो Fe++ ट्रिपल+ हो गया, वहाँ पर फेरस बोलते हैं और यहाँ पर फेरिक बोलते हैं, ठीक है। लेस ऑक्सीडेशन स्टेट वाले केस में फेरस बोलते हैं और हायर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट में हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक बोलते हैं। Fe++, Al Bi बिस्मथ है, ट्रिपल+, ठीक है। PO4 ये फास्फेट है, मूलक है, PO4 ट्रिपल- और Cr++। फटाफट से चतुर्थ संयोजक देख लें। चतुर्थ संयोजक का कुछ उदाहरण देखें तो Pb4+ चार्ज, Sn4+ चार्ज, कार्बन चतुर्थ संयोजी है, CH4, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन। पंच संयोजी का उदाहरण देखें तो आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता था, तो फास्फोरस की बात हो गई, ठीक है। तो ये हो गए क्या, मूलक। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग। दूसरा आपका जो आज का टॉपिक था वो हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं। यौगिक
का सूत्र लिखना। तो बेसिकली यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात हो रही है। सूत्र कैसे लिखते हैं? पहली बात तो ये है कि सूत्र लिखने के लिए जो मूलक है ना उनको पास पास लिख लेते हैं, मूलकों को पास पास लिख लेते हैं। अब पास पास लिखने का क्या है कि जो धन मूलक है, धन मूलक उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और जो ऋण मूलक है, ऋण मूलक उसको कहाँ रखते हैं? राइट साइड में रख लेते हैं, राइट साइड में, ठीक। अब फिर क्या करते हैं? इन मूलकों की संयोजकताओं को इनके ऊपर लिख दिया जाता है। मूलकों की, फटाफट से देख लें, मूलकों की संयोजकता को इनके ऊपर लिख लेते हैं। अब अगला काम क्या है? जो संयोजकताएं हैं ना इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे तिर्यक गुणा करते थे मैथमेटिक्स में, वैसे ही जो संयोजकताएं हैं, संयोजकताओं को मूलकों से परस्पर क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज करके अगला काम क्या है? नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, ठीक बेटा, इसको उदाहरण से समझें। उदाहरण क्या है? एक एग्जांपल ले लें हम, H2O, ठीक है। या इसको सूत्र पहले ना लिखें, जल। हम लोगों को वैसे भी पता है कि जल का फार्मूला H2O होता है, तो इसमें H और O, ठीक है, दो यौगिक, दो तत्व पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। H की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, और O की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। संयोजकता को लिख लिया हम लोगों ने। अब संयोजकताओं को एक दूसरे से क्या कर लेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे, और वही चीज़ लिख देंगे H2O, यही फार्मूला हो गया, ठीक है। एक दूसरा लिख लें, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन है इसमें, और क्या है? सल्फेट मूलक मिला हुआ है, ठीक है। क्या क्या मिला हुआ है? हाइड्रोजन है और सल्फेट मूलक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। सल्फेट मूलक की वैलेंसी माइनस में होती है, -2 चार्ज लगा होता है, 2 होती है सल्फेट मूलक की वैलेंसी। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? H2SO4। SO4 ब्रैकेट में करके 1 लिखिए, या फिर ये इररिलेवेंट है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप H2SO4 लिखें, ठीक है। एक और उदाहरण देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एक और लिख लेते हैं कैल्शियम, यही दोनों उदाहरण से खत्म करेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में एक पार्टिसिपेंट कैल्शियम है और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है, OH-, पता ही है OH- होता है। Ca की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, संयोजकता 2 होती है Ca की, और OH की कितनी होती है? 1 होती है, 1 होती है। अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? Ca2OH। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, आपका Ca1 रहेगा, Ca और OH और कितना OH? 2 OH। तो कैसे कर लेंगे? CaOH ट्वाइस हो जाएगा आपका, ठीक है। एक और देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, Ca और CO3। मूलकों को क्या करेंगे? पास पास रखेंगे, धन मूलक लेफ्ट साइड में और ऋण मूलक राइट साइड में। Ca की वैलेंसी 2 और CO3 की वैलेंसी 2, एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? Ca, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Ca2 CO3 2। तो इसका अगर हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? CaCO3 मिल जाएगा, CaCO3, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? यौगिकों के फार्मूले लिखने की। अब आपसे उम्मीद है कि आप
कम से कम 10 यौगिकों के नाम और उनके फार्मूले लिखने की विधि अपने ग्रुप में सेंड करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों का सही होता है। अगला देखेंगे रासायनिक समीकरण। एक्चुअली रासायनिक समीकरण होता क्या है? जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्या है? रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें प्रतिभागी तत्वों इत्यादि को संकेत रूप में, किसमें? संकेत रूप में, संक्षेप में प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्या है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और अगर उसको थ्योरेटिकली हम लोग बोलते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी एक उदाहरण से देखिए कि आप बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आपस की अभिक्रिया के पश्चात क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। लेकिन इससे यह भी नहीं पता चलता कि कितना मोल CO2 लगा था, कितना मोल H2O लगा था, किस मीडियम में रिएक्शन हुआ है, क्या क्या हुआ है, और प्रोडक्ट जो बना उसका कितना मोल है। बात में आ रही ना? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इस थियोरेटिकल बात से बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं और लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, ये अलग। तो साइंस पढ़ते ही हम लोग किस लिए हैं? कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए, कम बात में ज़्यादा चीज़ें समझा पाएँ। तो केमिकल रिएक्शन सेम चीज़, केमिकल इक्वेशन जो है वो सेम चीज़ यही करता है। जैसे एक उदाहरण देखें, N2 + H2 एरो NH3, जो आपका नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है आपस में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं N2 + 3H2 एरो 2NH3, ठीक है ना। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, और केमिकल इक्वेशन में एक तरफ अभिकारक होता है, अभिकारक, और दूसरी तरफ क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं इसको। अभिकारक लेफ्ट हैंड साइड में, उत्पाद राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। अभिकारक की मात्रा या मोल और उत्पाद के मोल हमको पता होते हैं, कितने मोल हम लोगों ने यूज किया है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अभिकारक लेफ्ट साइड में, उत्पाद राइट साइड में। अभिकारक और उत्पाद किस चीज़ के लेफ्ट और राइट में? आप एरो लगाते हैं, ठीक है, तीर का निशान लगाते हैं, उत्पाद को बाईं तरफ रखते हैं, और अभिकारक को बाईं तरफ रखते हैं और उत्पाद को कहाँ रखते हैं? दाईं तरफ रखते हैं। अगर अभिक्रिया क्या है? रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो इस तरीके से एरो बनाते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे शो करेंगे? इस तरीके से। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। हाफ एरो दिखाइए या फुल एरो दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे शो करेंगे? इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, उत्पाद कोई गैसियस मॉलिक्यूल है, तो उसका आयतन ज्ञात हो सकता है। आयतन ज्ञात होता है, कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं,
ठीक है, वहाँ से आपको आयतन ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कोई भी यौगिक है उसके 1 मोल होने का क्या मतलब है, किसी भी यौगिक के 1 मोल का मतलब क्या है, STP पर 22.4 लीटर। ठीक है, तो आयतन पता होता है। इतनी सारी चीज़ें अभिक्रिया से पता होती हैं। संक्षेप में हो जाता है, संकेत रूप में लिखते हैं, अभिकारक लेफ्ट साइड राइट साइड में उत्पाद, मोल लिख सकते हैं, मात्रा पता होती है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो लगाते हैं, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो इस तरीके से शो करते हैं, आयतन पता होता है अगर अभिकारी और उत्पाद वाले पदार्थ जो हैं उनके गैसेस स्टेट में हैं, और एज वेल एज क्या है, ऊष्मा क्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को भी डिनोट कर सकते हैं। अगर कुछ मात्रा में ऊष्मा निकल रही है तो एरो के दाहिनी तरफ हम लोग प्लस लगा करके जितनी मात्रा में ऊर्जा कैलोरी में या जिसमें भी निकल रही है तो वहाँ पर शो कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है तो उसको शो कर लेते हैं। अगर उत्प्रेरक यूज हुआ है, उत्प्रेरक, तो एरो के ऊपर हम लोग उस उत्प्रेरक को शो कर देते हैं। कोई सर्टेन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन होना है तो उस टेम्परेचर को लिख लेते हैं। ठीक है, कि कितने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है, कोई एंजाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है, कोई प्रेरक यूज हो रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें लेकिन जो हैं वो आपका केमिकल इक्वेशन भी नहीं बता पाता है। तो एक चीज़ें हैं उनमें एक बात ये है कि अभिक्रिया की तीव्रता नहीं पता चल पाती है। आपने केमिकल रिएक्शन लिख दिया, इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि रिएक्शन सेकंड के 10वें हिस्से में 100वें हिस्से में हो जा रहा है, या फिर रिएक्शन जो है वो मंथली लॉन्ग है, या फिर कितने टाइम में रिएक्शन पूरा हो पा रहा है, ये चीज़ नहीं पता चल पाती है। तो एक तो तीव्रता नहीं पता चल पाती, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं पता चल पाता है कि कितने कंसंट्रेशन में कौन सा चीज़ यूज किया गया है, उसकी सांद्रता कितनी है, अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता नहीं पता चल पाती है। स्टेट नहीं पता चल पाता है, अवस्था, पदार्थ किस अवस्था में थे, अभिकारी पदार्थ और उत्पाद किस अवस्था में थे, ये चीज़ें जो रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण है, उनसे पता नहीं चल पाता है। तो आज का जो हमारा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री था उसका लास्ट लेक्चर था। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों का आंसर अपने ग्रुप में अवश्य सेंड करेंगे।